गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की वीडियो के माध्यम से हम JSSC सीजीएल हिंदी यानी पेपर 2 का जो तीसरा नंबर का मॉडल सेट है उसका प्रैक्टिस करेंगे और उसके प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नों से रिलेटेड चीज़ों को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी जो भाषा है इसी की बोली है मगही, और बिहारी जो भाषा है इसकी अन्य जो उपभाषाएं हैं उनमें एक हो जाएगा भोजपुरी, एक हो जाएगा मैथिली। भोजपुरी, मैथिली और एक आपका प्रश्न में है मगही, यानी तीन जो है भोजपुरी, मगही और मैथिली वो बिहारी भाषा की उपभाषाएं हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी। तो 1956 ईस्वी को भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो भाषा है उसी की उपभाषा बघेली बोली है, और पूर्वी हिंदी के अन्य जो उपभाषाएं हैं उसमें एक हो जाएगा आपका अवधी और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये जो तीन बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो बीजी खरे जो हैं वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और जो राजभाषा आयोग से संबंधित जिस अनुच्छेद का प्रावधान है भारतीय संविधान में उसका नंबर है 344, यानी 344 नंबर का अनुच्छेद राजभाषा आयोग से संबंधित है। और राजभाषा आयोग का गठन करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है तो अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं शामिल हैं, और जब संविधान बना था तो उस टाइम में टोटल 14 भाषाएं थी। हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है तो आपका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश, यानी हिंदी जो है उसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भरोपीय परिवार की भाषा नहीं है तो मलयालम जो भाषा है, जो लैंग्वेज है वो भरोपीय परिवार की भाषा नहीं है। और यह जो मलयालम भाषा है वो जनरली दक्षिण भारत के केरल और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंधियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? तो दोहा छंद है इस पंक्ति में। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद किसे बताया गया है? तो सोरठा को। सोरठा को दोहे से उल्टा छंद बताया गया है। सुनी सीय सत्य आशीष हमारी,
पुजही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो चौपाई जो है इस छंद का प्रयोग इस पंक्ति में है, यानी ऊपर की पंक्ति में है। सुनी सिय सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव जो है वो किस रस में होता है? तो अद्भुत, अद्भुत जो रस है उसमें विस्मय जो है उसका अस्थाई भाव है। और रस से संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड की जा चुकी है, उसमें आप देख सकते हैं और रस से संबंधित सारे प्रश्नों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पे मोती वारू। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो तत्सल रस का प्रयोग किया गया है। किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पे मोती वारू। तत्सल, तत्सल रस का प्रयोग है। सर्वश्रेष्ठ रस, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस की संज्ञा दी गई है। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है इस लाइन में। अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें है। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ जो है वो घोष वर्ण है। माँ जो है घोष वर्ण है। यानी अगर आप घोष और अघोष को पहचानना चाहते हैं दोस्तों, केवल इतना याद रखिए कि तीसरा यानी वर्ण में जैसे का, खा, गा, घा, अंगा लिखते हैं, तो तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और पांचवें नंबर में जो भी वर्ण आएगा वो घोष वर्ण होगा। और पहला और दूसरा नंबर में जो वर्ण आता है वह अघोष होता है। यानी का, खा में अगर हम देखें तो और का और खा अघोष हो जाएगा, और गाघा ये जो है ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। तो पहला और दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका घोष वर्ण होता है। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? यानी अमानक और मानक कहने का मतलब है दोस्त, जो वर्ण में जो वर्ण का जो वर्णमाला है जिसमें जिस वर्ण का प्रयोग किया गया है, अगर वो शुद्ध है, जिसको भारतीय की जो भाषा है वो शुद्ध रूप मानती है, उसे मानक वर्ण कहा गया है। और जिसका शुद्ध रूप नहीं मानती है उसको अमानक की संज्ञा दी गई है। और इसमें आपका जो आंसर है वो यहाँ तो माँ दिख रहा है दोस्त, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ भा होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन में माँ दिया गया है और बुक में भी माँ लिख रहा है, लेकिन अमानक में आपका भा व्यंजन आता है। अगर ऑप्शन में भा मिले तो इसे जरूर टिक लगाइएगा, और इस बुक के माध्यम से आप लगा रहे हैं तो माँ यहाँ पे बताया जा रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये भा होना चाहिए था दोस्त, जैसा हमने पढ़ा है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की जो टोटल संख्या पूछ रही है दोस्त, तो यहाँ पे टोटल संख्या आपका 52 बताया गया है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छा ध्वनि आती है। अगर हम संयुक्त वर्ण को देखें तो संयुक्त वर्ण में जो टोटल वर्ण आते हैं वो टोटल 4 हैं। टोटल संयुक्त वर्ण में 4 व्यंजन आते हैं, जिसमें एक आपका था छा। छा था जो आपका का, आधा का प्लस ये जो सा है इससे मिलकर बना था। और जो बाकी का व्यंजन है उसमें एक त्रा है, एक ज्ञा है और एक श्रा है। ये चारों जो हैं वो संयुक्त वर्ण में आते हैं। त्रा जो बना है
वो आधा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो बना है वो आधा जा और इया से मिलकर बना है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। और ये जो सरा बना है ये आपका आधा सा और रा से मिलकर बना है। तो ये टोटल 4 आपके संयुक्त वर्ण में आते हैं। हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद है? यानी हिंदी जो शब्दकोश है उसमें छा जो आता है वो किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये का। ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण है किस वर्ण के संयोग से बना है? तो आधा जा और इया के संयोग से बना है आपका ज्ञा वर्ण। पूरा जा नहीं होगा दोस्त, आधा जा, हाफ जा और इया के संयोग से बना है। निम्नलिखित में से कौन आयोग वाह है? निम्नलिखित में से कौन आयोग वाह है? तो जो विसर्ग संधि होती है जिसमें आपका ये आ जाएगा और ये जो है अनुस्वार जिसको कहते हैं, तो ये जो दोनों हैं वो आपको अयोग वाह में आते हैं। अयोग वाह में आते हैं क्योंकि ये ऐसे व्यंजन होते हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ये जो दो व्यंजन होते हैं ये ना स्वर्ण वर्ण में आते हैं और ना ही पूर्णतः व्यंजन वर्ण में आते हैं, और जिसकी वजह से इसका एक अलग नाम अयोग वाह दिया गया है। और इसको विसर्ग बोलते हैं, डबल बिंदु वाले को विसर्ग और सिंगल बिंदु वाले को अनुस्वार कहते हैं दोस्त। होरी और उसका परिवार रहता है, तो कहाँ रहता था? तो जो उपन्यास है गोदान, उस उपन्यास में बताया गया है कि होरी और उसका परिवार बेलारी गांव में रहता था। बेलारी गांव में रहता था। गोदान उपन्यास की अगर हम बात करें तो 1936 ईस्वी में हंस पत्रिका से प्रकाशित होता है, पहली बार प्रकाशित हुआ था। और 1957 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ द गिफ्ट ऑफ काव के नाम से, जिसके अनुवादक थे जय रतन और पुरुषोत्तम लाल। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल। होरी ने भोला से एक गाय को ऋण पर खरीदा था, तो कितने रुपये में खरीदा था? तो 80 रुपये में खरीदा था। होरी की गाय को जहर किसने दिया? होरी की जो गाय थी उसको जहर देने का काम जो है वो कौन करता है, यानी कौन उसको जहर देता है? तो होरी का जो बड़ा भाई था हीरा, वही उसके गाय को जहर देता है और होरी का छोटा भाई शोभा था। गोदान उपन्यास का मुख्य विषय निम्न पर आधारित है, यानी गोदान जो उपन्यास लिखी गई है उसका मुख्य विषय क्या है? तो भारतीय किसान उसका मुख्य विषय है। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी भाषा में लिखा गया। हिंदी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? यानी नामवर सिंह के जो राइटर है नामवर सिंह नाम का, उसने अधिकतर क्या लिखा है? तो आलोचना लिखने का काम किया है नामवर सिंह ने। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? कबीर के अनुसार जो सदगुरु हुए उन्होंने हाथ में क्या दिया? तो ज्ञान का दीपक दिया। ज्ञान का दीपक दिया। कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? तो ज्ञान प्रकाशित होने पर। ज्ञान प्रकाशित होने पर। जो वीडियो है दोस्त भक्ति काल से, उसका वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप हिंदी साहित्य के प्रश्नों को पकड़ना चाहते हैं, सारे प्रश्नों को टिक लगाना चाहते हैं, तो जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो अपलोड की जा रही है उसे आप ज़रूर देखें एक बार। आपको इससे चीज़ें ज़रूर याद रहेंगे और ऑप्शन देख के आप ज़रूर टिक लगा पाएंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत बड़ा सिलेबस होता है दोस्त और सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? कबीर दास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? तो कूड़ा करकट उड़ाने वाली आंधी। कूड़ा करकट उड़ाने वाली आंधी। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं? कबीर जो हैं भक्ति काल के किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा। ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के जो निर्गुण धारा है दोस्त, उसके दो उपशाखा थे, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेम श्रयी।
ज्ञानाश्रयी को संत काव्य भी कहा गया है, और प्रेम श्रयी जो हैं उसको सूफी काव्य भी कहा गया है। तो जो वीडियो है ना दोस्त भक्ति काल से, इसका अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में महिला शिष्य थी। रामानंद के टोटल 12 शिष्य बताया गया है, उसमें जो महिला शिष्य थी वो सुरसुरी जो है वो उनकी महिला शिष्य थी। कबीरदास के शिष्य जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया, कबीरदास का उस शिष्य का नाम बताएं जिन्होंने छग में कबीर पंथ चलाया, तो धर्मदास थे, धर्मदास थे। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो क्षेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार चर्चा। प्रयाण रस की प्रतिष्ठापना किसने की थी? प्रयाण रस की जो प्रतिष्ठापना है वो करने का श्रेय रुद्रट को जाता है, रुद्रट को। निम्न में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना? तो जो रुद्रट है उसी ने रसों की संख्या को 9 नहीं माना है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने रसों की संख्या को 8 माना है, और जो 9वां रस है शांत रस उसको नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का आरोही क्रम है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का आरोही क्रम है झरना, आंसू, लहर और कमायनी, यानी सबसे पहले झरना लिखी गई, फिर आंसू, लहर और कमायनी। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मनोविश्लेषणवाद जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सिगमंड फ्राइड जो हैं मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आपका प्रश्न है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से, और इससे संबंधित वीडियो भी अपलोड है दोस्त। आप अगर वहाँ से देखेंगे तो मुझे यकीन है कि सारे प्रश्न आप लगभग टिक लगा पाएंगे। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया? आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का जो सूत्रपात करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? टी.एस. एलियट और रिचर्ड्स को, टी.एस. एलियट और रिचर्ड्स को। ध्रुव स्वामिनी नाटक की आत्मा है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसकी आत्मा भारतीय को बताया गया है, भारतीय को बताया गया है। और यह जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है दोस्त, इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी को होता है। 1933 ईस्वी को इसका प्रकाशन होता है भारत भंडार प्रकाशन काशी से, भारत भंडार प्रकाशन काशी से। और एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ दोस्त कि इसमें टोटल 3 अंक है, टोटल 3 अंक हैं। और आप ये जानते होंगे ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक संबंधित है, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो संबंधित है यानी किस वंश की चर्चाएं इस नाटक में की गई है? तो जो आपका राइट आंसर है वह है आपका गुप्त वंश की चर्चाएं की गई है। मधुआ कहानी के पात्र हैं, मधुआ जो कहानी है उसका पात्र है तो ठाकुर सरदार सिंह, ठाकुर सरदार सिंह जो है मधुआ कहानी का पात्र है। और ये मधुआ कहानी 1931 ईस्वी को आंधी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, आंधी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मधुआ कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है दोस्त, तो इसके जो लेखक हैं वो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है? यह छंद कैसा होता है, उसका नाम क्या होता है? तो दोहा जो छंद है उसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? अर्धसम जो है किस मात्रिक जाति का छंद है? तो दोहा छंद है, दोहा छंद है। मेला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? मेला आंचल में प्रमुख रूप से 3 टोले के बीच में विवाद होती है, 3 टोले की चर्चाएं होती है। और उसमें एक जो टोला था राजपूत टोला, उसका मुखिया पूछा जा रहा है तो ठाकुर राम कृपाल सिंह, ठाकुर राम कृपाल सिंह। और यही राजपूत टोला को सिपहिया टोला भी कहा जाता था, राजपूत टोला को सिपहिया टोला भी कहा जाता था। और एक अन्य चीज इसमें जो है दोस्त कि जो मालिक टोला थी, मालिक टोला जिसके मुखिया विश्वनाथ हैं, मालिक टोला जिसके मुखिया विश्वनाथ हैं, ये मालिक टोला के लोग राजपूत टोला को
केथ टोली कहता था। केथ टोली, मालिक टोला के लोग राजपूत टोला को केथ टोली कहा करता था, और यही राजपूत टोला का अन्य नाम सिपहिया टोला भी था। बाकी अगर और दो टोले की बात करें तो उसमें एक आपका यादव टोला था जिसका मुखिया खिलावन यादव है, मालिक टोला है जिसका मुखिया विश्वनाथ प्रसाद है, और इसी मालिक टोला को कायस्थ टोला भी कहा जाता था। कायस्थ टोला भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? मेला आंचल जो उपन्यास है उसमें यह कथन किसका है? तो रामदास का कथन है, रामदास का कथन है। और अगर हम मेला आंचल उपन्यास को देखें तो 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। 1954 ईस्वी को राजकमल प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन जो है इसके प्रकाशक हैं, और इसमें टोटल 2 खंड हैं। 2 खंड है, पहले खंड में 44 अनुच्छेद और दूसरे में 23, और टोटल मिलाकर 67 अनुच्छेद इस उपन्यास में है, मेला आंचल उपन्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? यानी मेरीगंज में कौन सी फसलें मुख्य रूप से नहीं उपजाई जाती थी? तो गेहूं जो है वो मेरीगंज में मुख्य रूप से उत्पादित नहीं होती थी। राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रयास किया गया है? राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें मलेरिया जो बीमारी है उससे बचने के लिए प्रयास किया गया है और सतर्क रहने की बात कही गई है। और अगर हम देखें जो राग दरबारी उपन्यास है तो इसके लेखक तो आप जानते हैं श्रीलाल शुक्ल हैं, और प्रकाशन 1968 में होता है। प्रकाशन 1968 में होता है। टोटल इसमें 35 अध्याय हैं, और इसी राग दरबारी उपन्यास के लिए 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। राग दरबारी उपन्यास में राजनीति में सबसे समझदार व्यक्ति किसे कहा गया है? तो वेद जी को कहा गया है, वेद जी को कहा गया है। राग दरबारी उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र जो है राग दरबारी उपन्यास का वो किसको बताया गया है? तो आपका रंगनाथ को बताया गया है, क्योंकि यहाँ वेद जी नहीं है। अगर वेद जी होगा तो रंगनाथ से भी ज़्यादा मुख्य वेद जी होगा। राग दरबारी उपन्यास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में सही है। इसमें ग्रामीण जीवन की समीक्षा की गई, ये भी बात सही, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। मधुआ कहानी में राम जी कौन है? मधुआ जो कहानी है इस कहानी में राम जी कौन है? तो राम जी इस कहानी में शराबी का मित्र है, शराबी का मित्र है। और मधुआ कहानी 1931 ईस्वी को आंधी कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिसमें सूक्ष्म अंतर होता है वो समानार्थक शब्द होते हैं, लगभग एक समान होते हैं, तो समानार्थक शब्द कहे जाते हैं। ठाकुर का कुआं में किसने गडेरियों का भेड़ मारकर खा गया? तो ठाकुर जो है वो ठाकुर की कुआं जो कहानी है उसमें गडेरिये का जो भेड़ है उसको मारकर खाया था। और ठाकुर का कुआं जो है इसका प्रकाशन वर्ष इस कहानी का जो है वो 1932 ईस्वी है, 1932 ईस्वी है। ठाकुर का कुआं कहानी की प्रमुख पात्र गांगी का चरित्र है, गांगी का चरित्र है। तो गरीब खानदान की स्त्री है, बात सही है। जोखू की पत्नी है, ये भी बात सही है। एक सासी स्त्री है, तो ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। ठाकुर का कुआं कहानी में कौन पात्र बीमार है? ठाकुर का जो कुआं कहानी है उसमें कौन पात्र बीमार है? तो जोखू नाम का जो कैरेक्टर है वही बीमार है। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है नीलम देश की राजकन्या में। और नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो 1933 है। लेखक जनेंद्र कुमार है, लेखक जनेंद्र कुमार है। और जनेंद्र कुमार की जो पहली कहानी है दोस्त, पहली कहानी जो है उसका नाम खेल है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी को है। पहला उपन्यास इसका परख है, जनेंद्र का पहला उपन्यास परख है 1929 ईस्वी। और अगर हम पहली कहानी संग्रह को देखें, कहानी का तो खेल है बट कहानी संग्रह को देखें तो फांसी हो जाएगा
1929। तो ये 3 चीज़ आप यहाँ से याद रखना दोस्त। नीलम देश की राजकन्या में कितने राजकुमार को जेल में डाला गया है? कितने राजकुमार को जेल में डाला गया है? तो 1 राजकुमार को। नीलम देश की राजकन्या कहानी में किसके मन का विश्लेषण किया गया है? तो स्त्री के मन का विश्लेषण किया गया है। स्त्री के मन का विश्लेषण किया गया है। परिंदे कहानी के अनुसार छात्रावास के नौकर का क्या नाम था? जो परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की, उसमें जो छात्रावास का नौकर है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करीमुद्दीन। करीमुद्दीन। और जो परिंदे कहानी है दोस्त, इस परिंदे कहानी में टोटल 7 कहानियाँ थी। जो परिंदे कहानी संग्रह है इसमें टोटल 7 कहानी थी, और इसका जो रचना है परिंदे कहानी का 1956 में हुआ था, बट प्रकाशन 1960 को होता है। बट प्रकाशन 1960 को होता है। परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? व्यक्तिक मन स्थिति की, यानी व्यक्तिक मन की स्थिति जो है उसी की अभिव्यक्ति हुई है। परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो टोटल 8 पात्र हैं। परिंदे कहानी में पात्र 8 है, लेकिन परिंदे कहानी संग्रह जो है उसी में एक कहानी परिंदे है। तो इस कहानी संग्रह में, परिंदे कहानी संग्रह में टोटल 7 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। दिल्ली में एक मौत किस प्रकार की कहानी है? दिल्ली में एक मौत जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है? आंसर हो जाएगा व्यंग प्रधान भी है और करुणा प्रधान भी है। व्यंग प्रधान भी है और करुणा प्रधान भी है। दिल्ली में एक मौत जो है कहानी कमलेश्वर की है, 1954 को प्रकाशित होती है। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस वातावरण का चित्रण हुआ है? किस वातावरण का चित्रण हुआ है? तो नागरीय वातावरण का चित्रण हुआ है। दिल्ली में एक मौत कहानी में शव के पीछे पीछे सातवां आदमी कौन था? तो शव के पीछे पीछे जो 7वां आदमी है दोस्त वह लेखक हो जाएगा, लेखक। वापसी किस प्रकार की दिया है? वापसी यानी वापसी जो है वो किस प्रकार की दिया है, यानी नहीं दिया नहीं दोस्त, विधा है, यानी वो उपन्यास है या कहानी या निबंध है या कविता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये जो है वो आपका कहानी है। वापसी कहानी है, उषा प्रियवंदा जी की कहानी है, 1960 ईस्वी को प्रकाशित होती है। 1960 ईस्वी को प्रकाशित होती है वापसी। और परिंदे जो कहानी है इसका भी प्रकाशन वर्ष 1960 है, बट रचना वर्ष 1956 है। वापसी कहानी के पात्र गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पे कार्यरत थे? तो रानीपुर जो रेलवे स्टेशन है रानीपुर, वहीं पे गजाधर बाबू कार्यरत थे। वापसी कहानी के लेखक हैं, वापसी कहानी के लेखक हैं, लेखक बहुत आसान है दोस्त इसका, उषा प्रियवंदा। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो टोटल 6 अंक का जिक्र है भारत दुर्दशा नाटक में। 6 अंक का जिक्र है भारत दुर्दशा नाटक में। भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? अमूर्त पात्र कौन है? तो आलस्य, मदिरा और अंधकार उपरोक्त सभी को यहाँ पे अमूर्त पात्र बताया गया है। वैसे अगर अमूर्त पात्र को देखें दोस्त तो वैसे पात्र होते हैं जो स्पष्ट आपको दिखता नहीं है, यानी जिसको छू नहीं सकते हैं, बस केवल फील होता है, वही सारी चीज़ें अमूर्त पात्र के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम भारत दुर्दशा नाटक को देखें दोस्त, भारत दुर्दशा नाटक को देखें तो इस नाटक का प्रकाशन 1875 ईस्वी को होता है। 1875 ईस्वी को होता है। 6 अंक नाटक में है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल पात्रों की संख्या तो 19 पात्र है। भारत दुर्दशा में भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? भारत को अपनी दुर्दशा देखकर दुर्योधन की याद आती है। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है, तो भारतेंदु की जो साहित्यिक भाषा है दोस्त वह खड़ी बोली है, खड़ी बोली। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, दूसरा जो अंक है उसमें भारत का प्रवेश होता है। दोस्त इसमें टोटल 6 अंक हैं। इस जो नाटक है इसमें टोटल 6 अंक हैं। अगर हम पहले अंक की बात करें तो उस अंक में एक योगी है जो लावनी गीत को गाता है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। तीसरा जो अंक है उसमें सत्यनाश और फौजदार जो है भारत दुर्देव
एवं सत्यनाश फौजदार का प्रवेश होता है। भारत, दुर्देव और सत्यनाथ का प्रवेश जो होता है तीसरा में होता है। चौथा में बात करें तो भारत की स्थिति का जो कारण है उस पर एक समझिए कि विचार विमर्श होता है। पांचवा अगर हम करें तो भारत दुर्देव जो है हमले की तैयारी करते हैं और इससे बचने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग अपना मीटिंग करते हैं। और छठा में जो है वो भारत भाग्य जो है वो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि निदान नहीं पा पाता है भारत की इस स्थिति से। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा का उल्लेख है? भारत के दुर्दशा का उल्लेख है। अभी हम यही चीज़ें कह रहे थे दोस्त कि जो 6 अंक है उसमें सारे अंकों को जानना था। तो जो तीसरा अंक है, जो तीसरा अंक है उसमें भारत दुर्दशा के उल्लेख है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची शब्द है तो अनिल का पर्यायवाची शब्द आपका जो हो जाएगा वो पवन हो जाएगा। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं? तो टोटल जो 3 भेद हैं वे व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के टोटल 3 भेद बताया गया है। जिसमें से अगर हम देखें कि वो भेद कौन कौन सा है तो एक आपका हो जाएगा रूढ़। रूढ़ जो वर्ड है ये हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और योगरूढ़। ये जो 3 हैं वो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक की संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो से जो कारक है अपादान कारक की विभक्ति है। टोटल जो 8 कारक हैं उसके सारे के सारे विभक्ति आप लोग ध्यान रख लीजिएगा दोस्त। अगर एक प्रश्न है तो दूसरे से भी विभक्ति जो है उससे पूछा जा सकता है। पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पाश्विक जो वर्ड है वो पशु शब्द का विशेषण बताया गया है। नहीं, हाँ राइट है दोस्त, पाश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे जो वर्ड है वो फुफेरा को विशेषण बताया गया है। फुफेरा को विशेषण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है। ये जो अच्छा वगैरह है वह स्थान की विशेषता बता रहा है। तो यह जो वाक्य है ये विशेषण शब्द का प्रयोग इस वाक्य में की गई है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त आकर्मक क्रिया। आकर्मक 2 क्रिया होती है, सकर्मक और आकर्मक क्रिया। अगर आप समझना चाहते हैं दोस्त सकर्मक और आकर्मक तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सकर्मक में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होता है। कर्ता और जो काम किया जा रहा है वह भी यानी क्रिया भी होगा और कर्म, ये तीनों होता है। जैसे अगर हम एक सकर्मक का उदाहरण दें, राम आम खाता है। राम आम खाता है तो राम कर्ता हो गया, खाना क्रिया हो गया, आम जो हो गया कर्म हो गया। किस काम को किया जा रहा है? तो आम को खाने का काम किया जा रहा है। तो तीनों होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे अगर आप यहाँ पे है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है यह स्पष्ट नहीं होता। अगर आप प्रश्न बना के पूछे क्या उड़ रही है कर्ता के साथ मतलब क्रिया के साथ, तो स्पष्ट आंसर नहीं आएगा। आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है? कोई कर्म नहीं। आकाश एक जगह है, प्लेस है जहाँ पे वो उड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखें राम क्या खाता है तो राम आम खाता है, स्पष्ट आंसर आएगा कि आम खाने का काम हो रहा है। यहाँ देखिए बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है? कोई आंसर नहीं निकलेगा, बस रो रहा है, किसी कारण से रो रहा होगा बट स्पष्ट आंसर नहीं निकलता है। लेकिन कहें कि राम गाना गा रहा है तो क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। तो स्पष्ट चीज़ें जहाँ मिल जाती है दोस्त वो सकर्मक होता है, यानी कर्ता कर्म क्रिया रहनी चाहिए तो सकर्मक हो जाएगा। बाकी आप अकर्मक टिक लगाइए। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा कर्म कारक का। कर्म कारक का वस्त्र देने का काम किया जा रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा दोस्त। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय में होता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमरिया बेगूसराय जो बिहार स्टेट में पड़ता है, यहीं पे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को होता है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है? जिस पुरुष में नारित्व नहीं वह अपूर्ण है, तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसमें यह बात को कहा गया है। किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह जो है यह किसका कथन है? तो दिनकर जी का ही कथन है। दिनकर जी का ही कथन है। दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर जी जो हैं वो किस युग के कवि थे? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती थी? जो आंचलिक रचनाएं हुई है, मेला अंचल भी एक आंचलिक रचना है, तो वह जो है किससे संबंधित होता है? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है तो कबीरदास जो हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं ये इन पंक्तियों के रचयिता हैं और काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस रचना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की, माखनलाल चतुर्वेदी की। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं किसे कहा गया है? तो पुष्पदंत को, पुष्पदंत को। इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 3 को कंप्लीट किया दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।